हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। अभी हमारा जो कंट्रोलिंग चल रहा है क्लास में, कंट्रोलिंग में हमने आपको बताया था कि 3 टॉपिक पढ़ना है बेसिकली। एक तो व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। दूसरा आपको पढ़ना होगा टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें मॉडर्न टेक्निक है और ट्रेडिशनल टेक्निक है। और तीसरा जो है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग क्या होता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ साथ चलता है। जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग बस इतना है कि हम बस बीच बीच में चेक करते हैं कि प्लान के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है प्लान में, जो टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है, वो हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसे मॉनिटर करना होता है। ओके, अगर डिफिनेशंस की बात करें कि आपको जैसे डिफाइन करना है, तो आप इस डिफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ every activities on certain interval and taking a corrective actions to achieve goals. ओके, तो इसमें आपको हमने लिखा है कि मॉनिटर करना है, चेक करना है ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन सर्टेन इंटरवल, कुछ समय अंतराल पर, टू अचीव द गोल्स। ओके, अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, यू नो द कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक एंड इंश्योरिंग द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली। ओके, आपको क्या करना है, क्लियर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेट करना है। उसे जो ऑब्जेक्टिव्स जब हम सेट करते हैं वो कितना तक हम अचीव कर पा रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करते हैं और टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जब काम कर रहा होता है कोई एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट्स या कोई प्रोडक्शंस हो रहा होता है, तो बीच बीच में हमें फीडबैक भी देना पड़ता है कि आप अपने गोल से कितने दूर हैं अभी। अगर आपको विद इन अ वीक आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, से फॉर एग्जांपल, तो 1-2 दिन में आप कितना प्रोड्यूस कर पाए हैं और कितना आपको प्रोड्यूस करना है। ओके, और आगे है एंड इंश्योरिंग द रिसोर्सेज एलोकेटेड आर एफिशिएंटली, मतलब जो रिसोर्सेज अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हम एलोकेट करते हैं वो ठीक से एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे है इट इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। ओके, ये भी कि हम इंश्योर करते हैं कि क्या प्लान के अनुसार हमारा सारा एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे है एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। ये भी इंश्योर करना होता है कि हमारा जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है गोल अचीव करने के लिए। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैनेजर एट ऑल लेवल needs to exercise effective control over the activities of the subordinate to achieve the desired result। मतलब जितने भी लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वेदर इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपको पता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये अपने सबऑर्डिनेट पे क्या करता है ना, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग के कई सारे टेक्निक हैं, या तो वो बाय ऑब्जर्वेशंस करेगा, या बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल को हम यूज़ करते हैं। ओके, जो कंट्रोलिंग के टेक्निक में हम पढ़ेंगे, तो सभी क्या करता है, अपने जो सबऑर्डिनेट उसके अंदर काम कर रहा होता है तो उसके एक्टिविटीज़ को बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं। क्या वो गोल अचीव कर पा रहा है, या जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था हर एक्टिविटीज़ का, वो स्टैंडर्ड अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, अब आगे है थ्रू कंट्रोलिंग फंक्शंस वी फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हमने बताया था कि कंट्रोलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स करते हैं। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होगा कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगा। ओके, एक एम्प्लॉय स्टैंडर्ड एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा या कितने घंटे काम करेगा, ठीक है, और कई सारे तरह के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा पर यूनिट, ओके, ये सारा, या स्टैंडर्ड हम एक हफ्ते में या एक महीने में कितना सेल करेंगे, वो सारा जो है स्टैंडर्ड के रूप में होता है। और जब हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में हम कितना कर पा रहे हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना आ रहा है, और डिफरेंसेस ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है।
तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है थ्रू कंट्रोलिंग फंक्शन वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस and analyze the causes of the differences for taking corrective actions. Okay, this help us to achieve goals and targets as per the plans and formulate the future plans. ये हम किस लिए करते हैं? ताकि हम गोल जो हमने सेट किया है वो हम अचीव कर पाएँ, ओके, और फ्यूचर भी प्लान कर सकें। ओके, अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स आते हैं। एक तो सबसे पहला स्टेप्स आपका है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड जो प्लान्ड परफॉर्मेंस होता है या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है वो हम सेट करते हैं कि हर एक चीज़ में आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर ऑफ वर्किंग क्या होगा, स्टैंडर्ड कितना हम सेल कर पाएंगे। ओके, कोई एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या होगा। हर डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल होता है, तो वो हम सेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हमने स्टैंडर्ड देख लिया, स्टैंडर्ड तय कर लिया, तो उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, तो इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच। तो तीसरा हमारा जो स्टेप होगा वो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन एंड द फिफ्थ वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपको सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा सेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसमें आपको लिखना है फॉर कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी सेट अप इन क्वांटिटिव एंड द क्वालिटेटिव टर्म्स। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर कंट्रोलिंग के बाद कॉमा है, स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी सेट अप इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब क्या है ना कि जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव जिसमें हम डेटा का यूज़ करते हैं, आपको ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव क्या होता है एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, मोटिवेशन लेवल, जैसे सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन, इसको हम क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। या तो हाई सेटिस्फैक्शन, लो सेटिस्फैक्शन। अब एम्प्लॉय का हमने एक सेट कर लिया कि एम्प्लॉय को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो उसको मेजर करते हैं। बहुत सारे हमारे जो मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे यार्डस्टिक हैं कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल भी मेजर करते हैं, मोटिवेशन लेवल भी मेजर करते हैं। तो हम जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो क्वालिटेटिव टर्म्स में भी होता है और क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी होता है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये होगा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स क्या होगा, या टर्नओवर हमारा कितने का होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स का एक स्टैंडर्ड होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू डिफाइन फॉर कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड नीड्स टू बी सेट अप इन अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। ओके, स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया और बेंचमार्क्स अगेन विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। ठीक है, और कंपेयर्ड। क्या करते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड होते हैं, एक बेंचमार्क होता है या क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड मेजर्ड। बेंचमार्क आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड है बेंचमार्क मतलब द हाईएस्ट क्वालिटी, जिसका एग्जाम्पल लेके या जिसको हम माइलस्टोन मान के कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल, अब बेंचमार्क क्या 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 है कि एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, दिस इज द बेंचमार्क, या 10 आवर्स वॉट एवर। तो हम क्या करेंगे, अब एम्प्लॉय का चेक करेंगे एक्चुअल में कितना घंटे काम करता है, कंपैरिजन कर देंगे 6 घंटा। अब एक बेंचमार्क है कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 5 शर्ट प्रोड्यूस करता है, स्टिच करता है, टेलर, दैट इज बेंचमार्क, एक एम्प्लॉय 5 करता है। अब हम एक्चुअल में मेजर करते हैं कि एक्चुअल में वो कितना कर पा रहा है, 3 कर पा रहा है, 4 कर पा रहा है या 5 कर पा रहा है। अगर कम कर पा रहा है तो इसका मतलब कोई डेविएशन है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया और बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। अब आगे आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो
कि जो स्टैंडर्ड्स है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब कितना कॉस्ट हमको खर्च करना है या कितना कॉस्ट आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि 100 पर यूनिट्स में बी, ठीक है, या जो भी हो। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है कितना कॉस्ट हमें इनकर्ड करना है, मतलब खर्च करना है, ठीक है। दैट्स वाई स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेवेन्यू टू बी अर्नड, मतलब कितना रेवेन्यू हमको अर्न होना चाहिए। प्रोडक्ट्स यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, किसी प्रोडक्ट्स का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कितना सॉल्ड होना चाहिए, एंड सॉल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग अ टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सबका बेंचमार्क है, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से गुडविल है जो क्वालिटेटिव, कि इसको हमको गुडविल को इम्प्रूव करना है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, देज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडर्ड। ओके, आगे आप देख सकते हैं जो हमारा फंक्शनल एरियाज होता है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, उसमें जो स्टैंडर्ड यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ द या एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूज्ड इन द फंक्शनल एरियाज। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमने यहाँ लिखा हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी, क्वांटिटी हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की क्वालिटी हम तय कर सकते हैं। क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं, कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट कितना लगना चाहिए, एक आदमी कितना परफॉर्म करेगा, इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस। इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो स्टैंडर्ड होता है, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बोले तो कितना हमें सेल करना है। सेल्स एक्सपेंसेस, कितना उसमें एक एक्सपेंसेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल सेल्स पर्सन्स परफॉर्मेंस। ओके, देज आर द स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह से एचआर डिपार्टमेंट में जो हमने पर्सनल मैनेजमेंट लिख रखा है, इसमें लेबर रिलेशंस, ठीक है, लेबर रिलेशन से रिलेटेड कैसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड। लेबर टर्नओवर क्या होना चाहिए, लेबर टर्नओवर मतलब है कि कितना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है एक साल में, स्टैंडर्ड 10, 20, अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है। अपसेंटीज कितना होना चाहिए। तो देज आर द सम ऑफ द स्टैंडर्ड विच कैन बी सेट बाय द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। ओके, नाउ कम टू द, हमने अभी स्टैंडर्ड्स की बात की, कही कि कैसे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं सबसे पहला। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हम क्या लिखेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ईटीसी। अब क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है जो मैनेजर करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चेक करता है। ऑब्जर्वेशन बोले तो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि मैनेजर जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या तो सैंपल का भी ले लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, कि से फॉर एग्जांपल हमारा अगर हमने क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 100% क्वालिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, कोई प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शंस होना स्टार्ट होता है, हो सकता है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो 5-10 सैंपल लेके चेक कर लिए कि क्या हमारा प्रोडक्ट्स का क्वालिटी सही है या नहीं है। अगर हमने 10 उठाया, 10 प्रोडक्ट, 10 में से अगर एक भी ख़राब निकल गया, इसका मतलब है कि 10% प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव हो रहा है, 100% क्वालिटी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सैंपल चेकिंग, इसी तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। परफॉर्मेंस में बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय द सुपरवाइजर, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड सेल्स रिपोर्ट्स एट सर्टेन इंटरवल। देज आर द, ठीक है, मेजरमेंट वी मेजर the standard performance. Now the third step is comparing actual performance with the standard performance. At this step, actual performance are compared with the standard performance to find out the deviation. Okay, basically third step में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था
फिर उसके बाद दूसरा जो है एक्चुअल जो हमने किया है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डेविएशंस इफ एनी। ओके, नाउ जब हमको कोई डेविएशन मिल जाता है, कोई डिफरेंसेस मिल जाता है, तो फोर्थ स्टेप है हमारा एनालाइजिंग द डेविएशन। अब जो डेविएशन हुआ है, डिफरेंसेस हुआ है, उसको हमें एनालाइज करना है। तो इसमें आप लिखोगे if the deviation or the differences between the actual performance and the standard performance go beyond the acceptable limit or range, it should be brought to notice and the causes of deviations are identified for taking a corrective actions. Okay, अब यह हमने क्या रखा, acceptable, हमने क्या कहा, acceptable limit। अब जो डिफरेंसेस है एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच, ये हो सकता है बहुत नाम मात्र का हो, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर जब इनसिग्निफिकेंट है, नाम मात्र का है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो डेविएशंस है बहुत ज़्यादा है, बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज और लिमिट, तब हमें इसको क्या करना पड़ता है, मैनेजर के नोटिस में लाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें इसमें ये ख्याल रखना है कि सारे चीज़ों को हम, हर चीज़ को ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंसेस है तो उसको हम नोटिस नहीं करते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा है, क्या है, हमने लिखा है आपको, इफ द डेविएशन और द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब है कि एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा बाहर जाता है, तो इट शुड बी ब्रॉट टू नोटिस, उसे नोटिस में लाना चाहिए। एंड द काउजेज ऑफ द डेविएशन आर आइडेंटिफाइड फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। जो डेविएशन का काउज है उसको आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी एड्रेस्ड मोर अर्जेंटली इफ द डेविएशन इज रिलेटेड टू की एरियाज ऑफ द बिजनेस। अब क्या है ना कि की एरिया ऑफ बिजनेस, अगर डेविएशन की एरिया ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, तो आपको अर्जेंटली एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको की एरिया ऑफ बिजनेस या क्रिटिकल एरिया ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट एरिया, ओके, या एक्टिविटीज दैट आर वेरी क्रिटिकल फॉर द बिजनेस, ठीक है, जिसमें ज़रा से भी गड़बड़ी होने से आपका पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है। तो बिजनेस का वो एरिया क्रिटिकल कहलाता है या की बिजनेस एरिया कहलाता है, की परफॉर्मेंस एरिया कहलाता है। तो अगर वहाँ कोई गड़बड़ी है तो आपको तुरंत अर्जेंट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल एरिया ऑफ बिजनेस। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग क्रिटिकल एरिया होता है, ओके। तो यहाँ हमने लिखा है it should be brought to notice and the causes of the deviation are identified for taking a corrective action. It should be addressed more urgently if the deviation is related to key areas of the business or critical areas of the business. Okay, अगर डेविएशन क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड है तो आपको अर्जेंटली एक्शन में आना पड़ेगा, उसे एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपके इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। फॉर एनालाइजिंग डेविएशन टू इम्पोर्टेंट थिंग्स आर कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो हम डेविएशन को एनालाइज करेंगे, डेविएशन बोले तो डिफरेंसेस एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो इसके लिए दो पॉइंट है या दो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, डेविएशन को एनालाइज करता है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ओके, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल बोलते हैं, आपको बताया क्रिटिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सारा चीज कंट्रोल करना चाहेंगे ना बिजनेस में तो कुछ नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। सो क्या करना है, आपको क्रिटिकल एरिया को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ आपको ज़्यादा कंट्रोल करना है। या सिग्निफिकेंट अगर कोई पार्ट में कहीं सिग्निफिकेंट अगर डेविएशन हो रहा है तो वहाँ आपको, अब से फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको क्रिटिकल बता दे रहे हैं कि अगर हमने ये तय कर रखा है स्टैंडर्ड में कि हमको 10% प्रॉफिट कमाना है, एनुअल प्रॉफिट, ये दैट इज़ स्टैंडर्ड, लेकिन हम बीच में चेक कर रहे हैं कि 9% आ रहा है हमको प्रॉफिट,
अब 1% की कमी है तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की या बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट। अगर यही 5% आ जाए 10% की जगह, देन वी नीड टू टेक नोटिस। ओके, सो आपको जब हम कंट्रोलिंग का एनालाइजिंग कंट्रोलिंग लिखें तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ज़रूर लिखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हमने लिख रखा है इट्स नॉट ईजी टू कीप चेक। हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको कंट्रोलिंग के प्रोसेस बताए थे, और कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हमारा जो वीडियो था वो एंड हुआ था वो एनालाइजिंग द डेविएशन पे, क्योंकि हमने इससे पहले आपको जो बताया था जो कंट्रोलिंग के ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स आपको बता चुका था मैं। पहला स्टेप्स आपको था सेटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपेयरिंग बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द standard performance, okay, in order to identify the deviation. The fourth step was analyzing the deviation. अब analyzing the deviation आपको पता है कि जो differences है actual performance के बीच और standard performance के बीच, उसके cause को identify करते हैं। और analyzing के दौरान आपको 2 important point पे ध्यान देना है, एक तो critical point control, दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, द वर्ड क्रिटिकल यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्रिटिकल का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। बिजनेस के लिए कुछ चीज़ या बिजनेस के सक्सेस के लिए कुछ एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे क्रिटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, क्रिटिकल एरिया ऑफ द बिजनेस या की रिजल्ट एरिया ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब से फॉर एग्जांपल क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम प्रोडक्शंस में हैं, प्रोडक्शंस में अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर अचानक हड़ताल पे चले जाए या लेबर कॉस्ट अगर बढ़ गया, तो ये बिजनेस के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, तो हमें जब डेविएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान देना है, जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारा अनइम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जहां अगर मेजर डेविएशंस है उसे हम हो सकता है कि इग्नोर कर दें। अब क्या हो सकता है, अगर हम प्रोडक्शंस में हैं, अगर किसी स्टेशनरी का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, मतलब जो हमने डिसाइड कर रखा था प्लान में, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो मे बी दैट वी कैन इग्नोर। बट लेकिन अगर प्रोडक्शंस में लेबर कॉस्ट बढ़ गया, दैट वी नीड टू कीप इट कंट्रोल, हमको इस पे ध्यान देना है। ओके, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एरिया ऑफ द बिजनेस दैट इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो हम जब डेविएशन एनालिसिस करें तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे, हम सारा चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप सारा चीज़ को कंट्रोल करने जाएंगे तो मे बी आप कुछ नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट में हमने लिखाया था इट्स नॉट ईजी टू कीप चेकिंग ईच एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया क्रिटिकल एरिया ऑफ द बिजनेस, जिसको KRAs बोलते हैं, KRA ऑफ द बिजनेस, which are critical to the success of the business. It means which are important to the success of the business. Okay, the KRA are set as a critical point. If anything goes wrong, entire organization suffers. It means अगर critical points में कुछ गलत हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो पूरे organizations को सफ़र करना पड़ता है, सहना पड़ता है। ओके, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट। आप सारे चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट है उसको अर्जेंटली आपको एड्रेस करना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो दूसरा हमने बताया था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। जब हम डेविएशन को एनालिसिस करते हैं तो दूसरा हमारा जो टेक्निक है एनालिसिस करने का, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है। ओके, अगर इसको डिफाइन करने की बात करें, इट ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल्ड बाय एक्सेप्शन, विच बिलीव्स दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे कंट्रोल नथिंग। ओके, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे कंट्रोल नथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं या कोशिश करेंगे सब कुछ कंट्रोल करने की, तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन दैट गो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू नोटिस। मतलब
अगर हमारा डेविएशन डिफरेंसेस जो है एक परमिसेबल लिमिट से बाहर जाता है तभी हम उसको एड्रेस करेंगे या मैनेजमेंट के नोटिस में लाएंगे। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा था कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे 10%, अब 9% आ गया, 1% का सिर्फ वो है, तो वी कैन इग्नोर। अब यही हमने 10% डिसाइड कर रखा था लेकिन 5% आ गया, तो इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट, देन वी नीड टू एड्रेस इट। तो आपको समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, परमिसेबल लिमिट, इट मीन्स के देखो क्या होता है ना, अगर हम परमिसेबल लिमिट हम कुछ सेट कर रखे होते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमारा डिफरेंसेस है प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच, या प्लान कॉस्ट के बीच और एक्चुअल कॉस्ट के बीच थोड़ा बहुत है, तो वी कैन बेयर इट, मतलब परमिसेबल लिमिट के अंदर। बट परमिसेबल लिमिट से बाहर भी हो सकता है। अब से फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट डिसाइड कर रखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपये, ओके, अब 102 रुपये आ गया, 101 रुपये आ गया, तो मे बी इट इज़ विद इन द परमिसेबल लिमिट। बट 120 रुपये हो गया, 20% हमारा कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, तो इट मीन्स इट्स बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट। तो अगर थोड़ा बहुत है, अगर अंडर द परमिसेबल लिमिट है, वी नीड टू इग्नोर इट, okay, because we cannot control everything, we cannot control very minutely each and every aspects of the business, so therefore try to ignore it। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट है उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है, इसमें हम क्या करते हैं, ओनली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंसेस है तो उसको हम एड्रेस करते हैं, अगर विद इन द परमिसेबल लिमिट है तो उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो शुड बी ब्रॉट टू नोटिस्ड एंड इनसिग्निफिकेंट डेविएशन शुड बी इग्नोर्ड। अब ये लिख सकते हैं इसमें। और अब जब भी एनालाइजिंग ऑफ द डेविएशन करें, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रैक्टिकली भी आपको देखना है कि हम कैसे डेविएशन को एनालाइज करेंगे। बिजनेस में ऐसा होता है कि हम बहुत, जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए वेरी क्रिटिकल है, क्रिटिकल बहुत सिग्निफिकेंट है बिजनेस के सक्सेस और फेल्योर के लिए, तो वी एड्रेस, मैनेजर क्या करता है आज के डेट में, वो एड्रेस करता है सबसे पहले। जो क्रिटिकल नहीं है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो क्योंकि कंट्रोलिंग जो है ना, प्लान का कह सकते हो एक हिसाब से बैकबोन है। अगर हमने प्लान कर लिया और कंट्रोल ठीक से नहीं किया, ठीक है, तो देन योर बिजनेस माइट बी फेल। ओके, आगे जो लास्ट स्टेप है हमारा, जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ रखा था, वो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ओके, द फाइनल स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर हो जाता है डिफरेंसेस और डेविएशन, तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। नो करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड इफ द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। सेम चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। करेक्टिव एक्शंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय एडिशनल वर्कर एंड एडिशनल इक्विपमेंट, ओवर टाइम ETC। क्योंकि अब जब भी करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मे बी आपको लगता है कि अगर टाइम पे हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, या एडिशनल लेबर हायर करते हैं, या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंड्स अपॉन द विच एरिया। अगर सेल्स की बात कर रहे हैं या प्रोडक्शंस में, तो अलग अलग बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने जो आपका ये सेशन लिया, इसमें आपको मैं डिस्प्ले भी कर दिया कि कैसे हम डिफाइन करेंगे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।